समापवर्ती तथा दूसरा कौन सा है महत्तम समापवर्तक। एक तो क्या है लघुत्तम समापवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्ती का क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती। और दूसरा क्या है महत्तम समापवर्तक। ये दो चीज। तो लघुत्तम में समापवर्ती, तो लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, और यहाँ दो शब्दों से मिलकर है समापवर्ती। तो इसका मतलब यहाँ है समान अपवर्ती। समान, तो समान में किसको होता है बराबर, और अपवर्ती किसको कहते हैं? जो ये अपवर्ती नाम आ गया ना अपवर्ती, अपवर्ती ये क्या कहलाता है? अपवर्ती किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो आपको दी गई संख्या है उसका उसमें पूरा भाग जाता है, वे उनके अपवर्ती कहलाते हैं। जैसे आपके पास है 5 और एक है 20, तो 5 और 20 के अपवर्ती क्या है? जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। अब 20 के अपवर्ती क्या होंगे? 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, ऐसे आगे से। तो अपवर्ती किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दी गई संख्या का उनमें पूरा भाग जाता है, वे उसके कहलाते हैं अपवर्ती कहलाते हैं। अब आपको यहाँ लघुत्तम समापवर्ती इसको देखना है इन दोनों संख्याओं के लिए। किसके लिए? 5 और 20 के लिए। 5 और 20 के लिए। तो 5 और 20 के लिए इनमें समाजों को यहाँ से आप देख लो, ये 20 दोनों में है नहीं। ऐसे आप आगे चलोगे तो उसमें 8 5 40 भी आएंगे। यहाँ जैसे यहाँ कितने आगे? 30 आगे, 35 आगे, फिर क्या आएंगे? 40 पे आगे, तो ये 40 आ जाएगा। ऐसे आगे चलोगे उसमें 60 भी आएगा, 80 भी आएगा। लेकिन आपको क्या है यहाँ लघुत्तम में मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा। समान का मतलब क्या हो गया? समान। और अपवर्ती मतलब ये अपवर्ती है ही, तो सबसे छोटा समान जो अपवर्ती है वो उनमें दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्ती। अतः आपको यहाँ पूछे 5 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती बताइए। तो दोनों देखो सबसे छोटा कौन सा है? ये 20 है समापवर्ती है दोनों में सबसे छोटा। 20 से छोटा कोई भी नहीं संख्या है जो इसमें भी है ना, दोनों संख्याओं में वो समान है। दोनों संख्याओं में क्या है? समान है। जैसे 5 और 20 के लिए देख रहे हैं तो ये दोनों 20 आ गए। ऐसे आगे आएगी 40 भी आएगी, लेकिन वो सबसे छोटी नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा कौन आ गया? 20 आ गया। आगे 60 भी आएगा, लेकिन 60 सबसे छोटा नहीं है। और उसी को अपन शॉर्ट में अपना दाब करके लघुत्तम दो संख्याओं का, 3 संख्याओं भिन्नों का जोड़ करते हैं, तो वो लघुत्तम का पूरा यही होता है लघुत्तम समापवर्ती। वहां तो अपन शॉर्ट में बोल देते हैं लघुत्तम लोएस्ट का, लेकिन लघुत्तम का अर्थ नहीं है पूरा। लघुत्तम का अर्थ क्या हुआ है? ये पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्ती। अर्थात दोनों की सबसे छोटी समान संख्या। दो संख्या देखिए दोनों की। अगर ऐसे तीन में यहाँ जैसे आपने दे दिया 25, तो उसमें आप देखोगे यहाँ 25, फिर 50, फिर 75, फिर ऐसे ही 100। आप ऐसे देखो तो आप इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी आएगी? जो सब में मिल रही है। तो 20 और इनमें तो 25 मिलेगी, मिलेगी, लेकिन इसमें वो 25 नहीं मिली है। इन दोनों कौन सी मिलेगी? सबसे छोटी है 100 मिलेगी। जैसे इसमें आगे 125 और भी है, तो 100 है, इसमें भी 100 आएगा। आगे कौन आएगा? अर्थात वो जो 100 संख्या है उसमें 5 का भाग भी जाएगा, 20 का भाग भी जाएगा और 25 का भाग भी जाएगा। तो तीनों में सबसे जो छोटी समान संख्या है, तीनों में सबसे छोटी जो समान संख्या है वो इन तीनों का क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। तो लघुत्तम समापवर्ती किसे कहते हैं? दी गई संख्याओं में की समान संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ही उनका लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है। तो लघुत्तम समापवर्ती अर्थ क्या हुआ? और जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो गया? लोवेस्ट। सी का मतलब कॉमन, और एम का मतलब है मल्टीप्लाई। तो सबसे छोटा किन्हीं कॉमन और साधारण होता है या समान होता है? कॉमन की आप बोलते हैं कॉमन लो, आप बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब सब में समान चीज होती है वो कॉमन। और मल्टीप्लाई किस में जो गुणज होते हैं उसको अपन मल्टीप्लाई किसे बोलते हैं? तो वो उसका शॉर्ट नाम है।
अपन ज्यादातर उसको एलसीएम के नाम से बोलते हैं। अब एक दूसरा आ गया महत्तम समापवर्तक, तो इसका महत्तम का मतलब हो गया सबसे बड़ा, समान वाला हो गया वो समान, और यहाँ इसका नाम है अपवर्तक। क्या नाम है? अपवर्तक। अब अपवर्तक चीज है वो अपवर्तक और दूसरी चीज है अपवर्तक किसको कहते हैं? जैसे अपन ये 20 और 25 ले, 20 और 25 है, तो अपवर्तक मतलब यहाँ जो संख्या है उसमें किस किस का भाग जाता है, उसमें किस किस का भाग जाता है वो उसके अपवर्तक कहलाते हैं। अर्थात दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वे संख्याओं के अपवर्तक कहलाते हैं। अर्थात जैसे 20 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है। अब 25 में आप 1 का जाता है, फिर 5 का जाता है और फिर 25 का ही जाता है। 25 किसका जाएगा? 1 का भाग जा रहा है, 5 का आ रहा है, 25 ये। आगे इन दोनों संख्या में आप देखा कि इसमें जो भी समान है, तो समान तो 1 भी है, फिर 5 भी है, फिर आगे इन्हें कोई नहीं है। तो अब यहाँ दो समान तो 2 है, अब दोनों में यहाँ क्या है? मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और समान वाला समान, तो दोनों में समान कौन है? समान तो ये 2 है। अब दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा 5 है। बड़ा क्या है? 5 है। तो वो क्या कराएगा? महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। अर्थात क्या कहा कि दी गई संख्याओं में कि वह सबसे बड़ा समान अपवर्तक ही क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। दी गई संख्याओं के अपवर्तकों में से सबसे बड़ा समान अपवर्तक ही उनका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अर्थात आपको पूछा जाए 20 और 25 का महत्तम समापवर्तक बताओ, तो उनका क्या है? 5 है। अर्थात समान बड़ा अपवर्तक कौन है? 5 है। तो इसमें तो क्या होता है? बड़ा होता है, इसमें क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन किसमें? यहाँ अपवर्तक है, यहाँ अपवर्तक है। अपवर्तक किसे कहते हैं? दी गई संख्याओं का जिन जिन संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है वो उनके अपवर्तक कहलाते हैं, और यहाँ दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है, अर्थात इनमें किन-किन का भाग जाता है, तो इनमें 20 में देखा इनका भाग जा रहा है, 25 में देखा इनका भाग जा रहा है। अब इनमें जो समान है, और समान में कौन सा? सबसे बड़ा, तो समान तो 1 भी है, 5 है, और दोनों में बड़ा कौन है? 5 है, तो 5 होगा। इनमें सबसे छोटा, इनमें जो समान रहेगा, तो जैसे अपन है 2 के लिए तो 20 का पहले छोटा आ गया, फिर 40 भी आ गया, फिर ऐसे 60 भी आएगा, 80 भी आएगा। देखिए दोनों में सबसे छोटा कौन है? 20 है। तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? 20 महत्तम में क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तक होगा। इसका होगा लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो इस प्रकार से इसको शाब्दिक आपको अर्थ समझना है कि लघुत्तम समापवर्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और महत्तम समापवर्तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लघुत्तम का समझ लिया कि लघुत्तम मतलब सबसे छोटा समान अपवर्तक, सबसे छोटा समान अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब कि जिस यानी जो भी आपको यहाँ दे दिया कि इसका किन में भाग जाता है, अर्थात का अनंत पड़ा, अर्थात का गुणज, जैसे यहाँ 20 का गुणज लिखे अपन, तो अनंत गुणज है, तो वो उसी क्या कहते हैं? अपवर्तक। तो उल्टा अपवर्तक कौन सा होगा? अपवर्तक में इनमें किन का भाग जाता है वो उसके अपवर्तक होते हैं। तो ये दोनों का शाब्दिक अर्थ। अब ऐसे अपन यहाँ प्रश्नों को करेंगे। तो प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं कि आप बीजे में जो कह रहे हैं अपन, तो यहाँ ये देते हैं, तो ये क्या है? आपको कह दिया इसमें कि 24 अक्ष स्क्वायर वाई है, 24 अक्ष स्क्वायर वाई है। अब इसकी क्या करेंगे अपन? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड, गुणनखंड। अब वो गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यानी 24 का गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणा में टुकड़ा करो, 24 में ऐसे पहले 2 का भाग 2, 12 भाग गया, फिर 2 का भाग 2, 6 भाग गया, फिर 2 का भाग 2, 3 भाग गया, फिर 3 में 1। तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गया। इसको 24 को किसके साथ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आगे अक्ष की पावर 2, इसको कैसे लिख सकते हो? अक्ष गुणा अक्ष, अब गुणा y गुणा z। तो ये इसके क्या हो गए? 24 अक्ष की पावर 2 अक्ष स्क्वायर y z के गुणनखंड हो गए। अब दूसरा नंबर क्या है? 27 अक्ष की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2 के वही गुणनखंड, गुणनखंड। अब इसके वही 27 क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा
3, पहले 3 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 27 में 9 बार, 9 में और 3 का भाग दोगे 3 बार, और 3 में भाग दोगे 1 बार, तो 3 गुणा 3। अब आगे अक्ष की पावर कितनी है 4, तो अक्ष को 4 बार लिख गुणा क्या हो गए, y कितनी बार है 2 बार, इसको z कितनी बार है 2 बार है। ये तो ये इसके क्या करोगे, जब भी आपको बीजीय व्यंजकों का क्या निकालना हो, यानी एलसीएम और एलसीएम निकालना हो, तो उसके गुणनखंड करो, क्या करो उसके गुणनखंड करो। आज जो आपको निकालना है, जैसे यहां नीचे बोल लो दोनों व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक, महत्तम में समान अपवर्तक अतादि एलसीएम बराबर, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी इसका अर्थ समझ रहे हो आप, यहाँ क्या होगा, एस का मतलब हाईएस्ट क्या है, सी का मतलब वो कॉमन है, एफ का मतलब फैक्टर, और फिर किसको कहते हैं गुणनखंड। अब यहाँ वही इसका कैसे ज्ञात करोगे, तो वो अच्छी तरह से हमें याद रखना है कि दोनों जो भी आपको यहाँ है उन दोनों में देखो कि क्या क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात दोनों में क्या क्या समान है। तो दोनों में आप देखा संख्या में 2 है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। आप 3 को देखा, 3 एक यहाँ भी है, 3 इनमें भी, तो दोनों में समान क्या आया 3 आ गया। तो यहाँ संख्या लिखो, वो जो संख्या में आई वो 3 लिखो, हो गया। अब उसके बाद में अक्ष में चलो, यहाँ अक्ष 2 बार मिल रहा है, तो यहाँ भी 2 बार हो गया। फिर y को देखो, यहाँ y 1 बार है, इसमें y 2 बार मिला 1 बार, ऐसे z इसमें कितनी बार है 1 बार है, इसमें 2 बार मिला कितनी बार, समान कितनी बार है 1 बार ही, तो अक्ष तो कितनी बार हुआ 2 बार हुआ, y कितनी बार है दोनों में 1 बार मिला है, अर्थात समान दोनों में 1 बार ही है, समान कितने दोनों में 1 बार है, z भी कितनी बार है 1 बार ही। अब इसको आगे लिखो, अक्ष गुणा जो मिल रहे हैं वो ऐसे, अर्थात जो समान मिले दोनों में जो समान मिले, दोनों में जो कॉमन है उनको अपन यहाँ लिख लिया। अब इसका वापस गुणनफल है वो लिख दो, तो 3 अक्ष की पावर 2 y z, अर्थात 3 का 3 है, अक्ष 2 बार अक्ष की पावर 2 लगा तो y और z, ये इसका क्या आ गया है, फिर महत्तम समापवर्तक आ गया है, क्या गया महत्तम समापवर्तक। इस प्रकार से ऐसे ही अब क्या करें अपन ने, दोनों व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम में समापवर्तक अतादि एलसीएम। अब वो कैसे देखो, पहले जो भी इसमें गुणनखंड आए हैं उनमें उसकी ज्यादा पावर संख्या कौन सी हमारी है वो देखो, इसमें मिलने वाला नहीं, मिलने वाला कौन सा होगा महत्तम समापवर्तक। अब यहाँ गुणनखंड देखे 2 है, कितनी बार है 3 बार, यहाँ 3 देखे वो कितनी बार है 3 बार है, अर्थात दोनों में जो भी संख्या आ रही है वो सबसे ज्यादा बार कौन सी में आ रही है वो संख्या लिखोगे। तो अब यहाँ 2 है, इसमें तो नहीं है, इसमें लेकिन वो कितनी बार आई 3 बार आई, तो उसको 2 को जितनी बार आई, अगर यहाँ 2 1 बार आता तो अपन यहाँ वाला 2 नहीं लिखते, ज्यादा बार जिसमें आया वो लिखेंगे, ज्यादा बार जिसमें आया है वो लिखेंगे, तो ज्यादा बार किसमें आया 2 इसमें आ रहा है, तो ये कितनी बार है 3 बार है। अब ऐसे देखो 3 इसमें है वो 1 बार ही, इसमें 3 कितनी बार है 3 बार, ज्यादा कौन से में ऊपर वाले में या नीचे वाले में, नीचे वाले में, इस वाला 3 लिखेंगे, अर्थात क्या होगा ऐसे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब उसके बाद में वही अक्ष चलो, अक्ष इसमें कितनी बार है 2 बार, इसमें अक्ष कितनी बार है 4 बार है, ज्यादा कौन सी में है नीचे वाले में, तो नीचे वाला लिखेंगे, अर्थात जो ज्यादा बार आ रहा है उसको लिखोगे, लिख दिया। अब उसके बाद y देखो, y इसमें कितनी बार है 1 बार, इसमें कितनी बार है 2 बार, तो कौन सा लिखेंगे 1 बार वाला लिखेंगे या 2 बार, अर्थात जो ज्यादा बार है वो लिखेंगे, अर्थात ये नीचे वाला ये लिखेंगे y into y। ऐसे z इसमें 1 बार है, इसमें कितनी बार है 2 बार, कौन सा लिखोगे जो ज्यादा बार है वो लिखोगे, तो क्या आ जाएगा z into z। अर्थात इसमें तो जो दोनों में समान होते हैं वो लिखते हैं, इसमें वो समान होता है उसको तो ज्यादा बार,
समा हो उसको तो ज्यादा बार, और जो समा दोनों में नहीं हो उसको तो जितनी बार है उतनी बार ही लिख दिया है। अब इसका जो मान को निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से अब इसका गुणा करो, 8 8 3 24, 24 या 72 को 3 से गुणा करो 216। अब x की पावर है कितनी बार, x 4 बार, x की पावर 4, y कितनी बार है 2 बार, z कितनी बार है 2 बार। ये इसका क्या आ गया, एलसीएम में प्राप्त हो। तो इस प्रकार से अपन लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य किसके निकालते हैं, जो एक ही पदीय व्यंजक होते हैं उनका अपन महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से अपन करेंगे, समझे आप इसका शॉर्ट तरीके से कैसे करोगे, जैसे यहाँ तो अपन पूरी इसकी होगी, शॉर्ट तरीके से आप क्या करोगे, पहले यहाँ 24 और 27 है, 24 और 27 है, ऐसे चाहे यहाँ दो ही पद रखे हैं, ऐसे आपको कितने भी व्यंजक दे दिए जाए तो उनकी जो संख्या है उनका आपको अलग से लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य निकालना है। वो छोटी क्लास हम निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब सबसे पहले इन दोनों में देखो, यहाँ जो भाग देंगे इस तरह का, अगर दो ही संख्या दोनों में उसका भाग जाना चाहिए, अगर 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसमें कम से कम 2 में जाना चाहिए। जैसे यहाँ संख्या 5 होती है तो यहाँ जो भी भाग दे रहे हैं वो कम से कम 2 में जाना चाहिए, 2 में जाना, यहाँ 2 ही है तो दोनों में वो भाग जाना चाहिए। तो पहले अपन 2 का भाग दें तो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, 3 का भाग दें तो दोनों में जा रहा है, तो यहाँ 3 का भाग देंगे, यहाँ कितनी बार गया 8 बार, यहाँ कितनी बार गया 9 बार, हो गया। आज जो भी अपन यहाँ भाग देंगे उस दोनों में नहीं जा रहा है, 2 का देंगे 8 में जाता है, 3 का देंगे 9 में जाता है, नहीं जा रहा दोनों में, तो यही रह गया। आज जो यहाँ जो संख्या आ गई वो तो कहलाएगी महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य। और इन तीनों का यहाँ की और यहाँ नीचे आ गई, इन तीनों का गुणनफल कहलाएगा एलसीएम, क्या लगेगा, अभी तीनों गुणा कर लो, वही वो 8 3 24, अब 24 को कपाल होगा बोला 24 के 216, तो ये क्या होगा, उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो समझेगा क्या होता है, मैंने महत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात होगा, यहाँ जितनी संख्या है उसमें इस साइड जो भाग दे देंगे अपन, इस साइड में जो भाग ले लेंगे वो तो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इन सब का इनका यहाँ आ जाए वो, इनका गुणनफल क्या होगा, एलसीएम होगा। अब बाकी आगे आगे जैसे यहाँ दोनों का अपना क्या लिख रहे हैं, पहले एलसीएम लिख रहे हैं, तो ऐसे भी का संख्या होता है, निकाल लिया तो संख्या कितना आ गया, वो बराबर 3 आ गया। उसके बाद में यहाँ अक्ष को देखो, दोनों में छोटी घात कितनी है, तो कितनी है वो, अक्ष की पावर 2 है या अक्ष की पावर 2, तो जो छोटी घात वाला हुआ है वो अक्ष की पावर। फिर y की पावर देखो, दोनों में छोटी घात कौन से में, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 1 वाले आएगी। फिर z की घात देखो, दोनों में इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये 1 है। इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से आप ऐसे दोनों को देख कर करोगे, संख्या में आपको इसकी ज्ञान हो गई, लेकिन बाद में जो छोटी घात दोनों में की छोटी और बहिर्निश घात है वो हो जाएगी। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि y की घात यहाँ है नहीं, इतना ये x की पावर 4 z की पावर 2, तो अब यहाँ तो 1 है, यहाँ नहीं है 0 है, तो इसका मतलब क्या पहुंच जाएगा, y आएगा नहीं, y है वो गायब हो जाएगा, y नहीं रहेगा। क्यों, वहां y की घात नहीं 0 है, 0 की डिग्री जितनी होती है तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, बस इतना ही आपके पास 27 x की पावर 4 z की पावर 2, इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या था कि आपको यहाँ बिना तक 3 x की पावर 2 z y नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों में जो मिलने वाली है उसकी छोटी घात आती है, दोनों में मिलने वाली छोटी घात है वो अदा बहिर्निश घात है वो आती है। अब इसके आप क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना आपको, एलसीएम। तो जो संख्या था अपन का वो क्या था 216, क्या गया 216। अब इनमें जो कैसे निकालेंगे, इनमें दोनों में जो बड़ी घात है मिलने वाले की तो बड़ी घात है और जो नहीं मिलेगा उसको आगे बोल देंगे। तो दोनों वाले को बड़ी घात कितनी है, x की पावर 4। अब y की देखो दोनों बड़ी कौन सी है, y की पावर 2 है। z की दोनों देखो बड़ी कितनी है, z की पावर 2। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम।
हटा दी क्या होगा, यानी एलसीएम तो निश्चित करेगा कि दोनों में मिलने वाली उभयनिष्ठ छोटी घात। एलसीएम क्या होगा, दोनों में मिलने वाली बड़ी घात, और जो नहीं मिलता है उसको भी बाद में आगे लिख देते। जैसे आप आगे आपको यहाँ और देता पी दे देता है यहाँ, तो पी की घात यहाँ तो एक है, यहाँ है नहीं, तो वो पी पे यहाँ लिखिए। पी की घात कितनी है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या है, जीरो है। कितनी है, जीरो है, इसमें कितनी है, एक है। तो यहाँ वो क्या रहता है, 216 की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2 और p, ये उत्तर है। अर्थात जो भी आपको मिल रही है उसकी बड़ी घातें होगी, वो तो होगा एलसीएम, और जिनकी ये क्या होगा, दोनों में मिलने वाले होगा उसकी क्या होगी, छोटी घात होगा, वो एलसीएम होगा। तो इस प्रकार से अपने दोनों का उत्तर प्राप्त करेंगे। अब ऐसे इनके प्रश्न आपको बना देते हैं। अब उसमें जैसे आपने यहाँ दो देखा कि यहाँ इन दोनों का अपन क्या लिखा, ये तो क्या लिखा, क्या लिखा अपन एलसीएम, और ये क्या लिखा अपन एलसीएम। अब इनके दो व्यंजकों तक एक संबंध होता है कि उनके दोनों व्यंजकों का गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो व्यंजकों तक ये संबंध होता है कि दोनों व्यंजकों का गुणनफल है वो उनके एलसीएम तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक संबंध है। तो क्या होता है मैंने कि अगर दो ही व्यंजक कितने हो, दो तक ही हो, दो से ज्यादा के नहीं है, दो ही हो, तो उन दोनों व्यंजकों का आप गुणा करोगे, वो गुणनफल है, और उनका एलसीएम आया वो एलसीएम आया, उन दोनों गुणा करोगे तो वो दोनों बराबर आएंगे। और यहाँ कितने व्यंजक है, दो ही आपको दे देंगे। उसके लिए आप देखोगे, आगे करो देखो इनका दोनों व्यंजक तो ये 24 x की पावर 2 yz गुणा यहाँ 27 x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2। अब इन दोनों गुणा करो, तो गुणा करो पहले तो 24 को 27 से गुणा करो, यानी 24 को कितने से करो 27 से, तो 27 चौक 108 आसाले 10, 27 करो 54, 54 में 10 जोड़ दो कितने हो गए 64, तो 648 है, ये आ गए 648। अब इसके बाद में आगे वाले को गुणा करोगे, x की पावर 2 को x की पावर 4 से गुणा करो, तो गुणा में घातियां होती हैं, जुड़ जाती हैं, x आगे मिल जाएगी 6 हो जाएगी। फिर y की पावर 1 और y की पावर 2, तो y की पावर मिल जाएगी 3 हो जाएगी, z की पावर 1 और z की पावर 2, तो z की पावर मिल जाएगी 3। अर्थात इन दोनों का दोनों व्यंजक हैं उनका गुणनफल है 648 x की पावर 6 y की पावर 3 z की पावर 3 है। अब इनका जो एलसीएम और एचसीएफ है उनको भी गुणा करो, अर्थात जो एलसीएम को कितना है 3 x की पावर 2 yz, एलसीएम कितना है 216 यानी x की पावर 4 y की पावर 2 और z की पावर 2। अब इन दोनों को गुणा करोगे, पहले 3 को इससे गुणा तो 6 3 18 को 8, और बाद में 3 1 3 3 1 4, अब यहाँ 3 2 6 648। अब इसके बाद में x की पावर 2 को x की पावर 4 से गुणा करो, x की पावर 6, y की पावर 1 को y की पावर 2 से करो, y की पावर 3, z की पावर 1 को z की पावर 2 से गुणा करो, तो z की पावर। अर्थात आप ये देखो और ये आया, उन दोनों देखो समान आया नहीं, तो समान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन दोनों व्यंजकों का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के समान होता है, कि दोनों व्यंजकों को गुणा करो, वो गुणा का जो मान आएगा वो उनके जो लघुत्तम समापवर्तक है वो और महत्तम समापवर्तक है वो, उन दोनों गुणा करो वो समान प्राप्त होता है। अर्थात अब आपको एक आ जाए कि इन्हें ये 4 हैं, 4 में से आपको कोई 3 दिए जाए तो चौथा आप क्या कर सकते हो। अब वो कैसे, जैसे इसी प्रश्न में बता दूं कि आपके पास ये दे दिया कि दो व्यंजकों में एक व्यंजक ये है, उनका एलसीएम ये है और एलसीएम ये है, दूसरा व्यंजक क्या है, दूसरा व्यंजक क्या है, कितने व्यंजक है आप यहाँ क्या देते हैं, क्या प्रश्न बनाया मैंने कि दो व्यंजकों में एक व्यंजन 24 x की पावर 2 yz है, उनका
एलसीएम 3x² yz है तथा एलसीएम 216 की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2 है। तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करो, दूसरा व्यंजक ही ज्ञात करो। तो आप इस संबंध के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके कैसे ज्ञात करोगे? दो एनो व्यंजकों का गुणनफल, तो यहां क्या करोगे? प्रथम व्यंजक गुणा द्वितीय व्यंजक बराबर वही एलसीएम गुणा एलसीएम। अब उनमें प्रथम व्यंजक है वो आपको दिया है, वो कितना दिया है? 24 x² yz। आप गुणा द्वितीय व्यंजक आपको निकालना है, तो वापस द्वितीय व्यंजक ऐसे दिया, द्वितीय व्यंजक बराबर एलसीएम। तो एलसीएम कितना है आपके पास? इधर कितना है? 216 x की पावर 4 y की पावर 2 z गुणा एलसीएम कितना है? 3 x² yz। अर्थात जो आपको पदों में देते हैं 4 अवयव है, इसमें 3 अवयव आपको दे दिए गए हैं। अब वो दिए गए तीनों अवयव याद रखिए। अब आपको ये दूसरा व्यंजक याद करना है। अब ये दूसरा व्यंजक याद करोगे तो यहाँ से इसको आगे ले जाओ, क्या करोगे? आगे ले जाओ, उसका भाग दे दोगे, भाग देने को द्वितीय व्यंजक जो आपको देते हैं वो जाएगा। अर्थात द्वितीय व्यंजक बराबर क्या होगा? 216 x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2 गुणा 3 x² yz बटा नीचे कितना आ जाएगा? 24 x² yz। आगे इसका करोगे तो देखो ये x² से x² कट गया, y से y कट गया, z से z। अब 3 का भाग इस 24 को दिया, भाग गया 8 का, 8 का इसमें भाग गया कितना? 8 दूनी 16, आज कितना गया? 16 बच के इतने 5 उतारे 6 हो गए 56, 8 7 56, 8 7 56। अब आगे जो है x की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2। अब ये देखो वो आया नहीं, तो ये समान आया नहीं। तो इस प्रकार से अपन क्या क्या देखा था आपको प्रश्न में कि आपको प्रश्न ये बना कि दो व्यंजकों में पहला व्यंजक 24 x² yz है तथा उनका यानी एलसीएम तथा एलसीएम क्रम से 3 x² yz तथा 216 की पावर 4 y की पावर 2 z की पावर 2 है। तो उनका क्या करो? दूसरा व्यंजक ज्ञात करो। तो दूसरा व्यंजक इसी संबंध के द्वारा इसे ज्ञात कर लेंगे। ऐसे आपको जो दूसरा प्रश्न यहाँ दिया जा रहा है वो है, तो दूसरा प्रश्न इसमें क्या दिया आपको कि दो व्यंजक क्रम से ये है 20 x² 9x प्लस 1 तथा 5 x² माइनस 6x प्लस 1 है। इनका महत्तम समापत्ति 5x माइनस 1 है, तो इन व्यंजकों का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको? लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है। अब वो कैसे ज्ञात करोगे? अगर आपको एक पदीय व्यंजक दे रखे हैं तो उसके तो आपको गुणनखंड वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसे बहुपदीय व्यंजक दे दिया आपको तो उसका गुणनखंड वो कोई भी तरीके से आप करोगे, चाहे त्रिपद व्यंजक से करो, चाहे वर्गीय सूत्र से करो, या अन्य जो लाइन में आया था वैसे उसका गुणनखंड करने हैं। तो पहले आप इसका पहले क्या करेंगे? इसमें हम दूसरा करेंगे अपन, तो 20 x² माइनस 9x प्लस 1 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? वो मध्य संख्या टुकड़े करो, वो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, क्या होंगे? दोनों माइनस के होंगे। तो माइनस के होंगे वो कहते हैं बाहर वाला 20 x² है, 20 x² माइनस के 5x माइनस के 4x प्लस का 1। अब 20 से क्या किया मैंने? माइनस 5x और माइनस 4x कर दिया। दोनों जोड़े माइनस के 9x हो जाएंगे, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 को 5 9 20 आ जाएगा, x वर्ग करोगे x² आ जाएगा। यहां भी इसको गुणा करके क्या आ रहे हैं? 20 x² आ रहा है। अब आगे दो में कॉमन लो, तो दो में कॉमन लो क्या जाएगा? इन दोनों में 5x कॉमन आ रहा है, यहां भाग दिया 4x बार, यहां भाग दिया 1 बार। अब इन दोनों में कोई कॉमन संख्या आ रही नहीं है, 1 आ रही है, तो यहां ले लिया तो 4x माइनस 1। अब इनको और कॉमन ले लो, तो में क्या आ रहा है? 4x माइनस 1 और कॉमन आ रहा है,
तो बाकी में आ जाएगा 5x माइनस 1। तो ये इसके गुणनखंड हो। तो ऐसे गुणनखंड करो। ऐसे आप जो दूसरा तरीका उसके गुणनखंड करो। तो दूसरा बहुपद क्या है 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 के गुणन खंड। अब इसके गुणन क्या हो जाएंगे वो इसके बीच में से क्या करो तो 5x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 8 प्लस 1 अर्थात यहाँ 6 का गुणा करोगे 5 और 1 कर लोगे। आप गुणा करोगे तो वही माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 5 को 1 से 5 आएगा x को समझ लो x स्क्वायर आ जाएगा। अब वही 2 में पहले में 2 गुणा लो क्या आ जाएगा 5x तो क्या आ गया x माइनस 1। दूसरे में क्या आएगा माइनस 1 तो वही x माइनस 1 और आगे करोगे तो क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो भाग जाएगा 5x बार आगे आ जाएगा माइनस 1 ये आ गया। ये आने के बाद आप वो समझ करोगे कि आपको क्या क्या रखें। तो आपको दो व्यंजक दिए और उनका महत्तम समापवर्तक दे दिया। क्या निकालना आपको यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। लघुत्तम में समापवर्तक ज्ञात करना तो वो संबंध के द्वारा यहाँ भागा के बाद जैसे आपने लिखा नहीं तो इन व्यंजकों का संबंध के द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो समझ क्या था अभी वो अपन कि दो व्यंजकों गुणनफल अर्थात फलता में व्यंजक गुणा द्वितीय व्यंजक बराबर हो जाएगा LCM गुणा LCM अर्थात महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। आगे इनमें जो व्यंजक आपको देखे हैं वो तो ये दे दिया दोनों यहाँ वो मान रख लो। तो यहाँ पहला व्यंजक है तो गुणनखंड कर लिया पर वो मान तो यहाँ प्रथम व्यंजक क्या है वो 4x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 और दूसरा क्या है x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 बराबर है LCM को कितना दिया 5x माइनस 1। LCM आपको क्या करना वो LCM का LCM। अब ये पक्षीसार में लो वो पक्षीसार में लो फिर इसका भाग दे दो वही निकाल लेंगे। दादी हम क्या करेंगे अपने 5x माइनस 1 इंटू LCM बराबर है 4x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 गुणा x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1। अब यहाँ LCM तो ये कोई कि LCM बराबर 4x माइनस 1 5x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 और 5x माइनस 1 बट्टा क्या देगा ये यहाँ वाला नीचे देगा। तो यहाँ क्या करेंगे 5x माइनस 1। अब ये एक तो यहाँ काट दो आज जो उत्तर बता वो तो ये क्या जाएगा LCM हो जाएगा। तो आप क्या आ जाएगा क्या बच रहा है 4x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 इंटू x माइनस ये होगा ये क्या होगा LCM हो। इस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ सीधे बाहर की तरफ दे रखे थे तो उनको वैसा नहीं दोगे लेकिन ज्यादा पदों में बहुपदी है तो उसको क्या करोगे पहले गुणनखंड करोगे। गुणनखंड आपको करने हैं और गुणनखंड करने के बाद कोई संबंध लिखोगे यहाँ समझ में आपको तीन चीज दी जाएगी। तीन दे देंगे तीन दे देंगे एक नहीं दिया जाएगा उसको आपको हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर नहीं दिया LCM नहीं दिया तो तीन तो दे दिए तीन आपका मान उसमें रखा है मान और जो नहीं दिया उसका मान प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब जो अगला भी है तो ऐसे नहीं उसमें आपको क्या करना है अगले पढ़ो देखो दो द्विघाती व्यंजकों का HCM और LCM दे रखे हैं। अब आपको वो दोनों व्यंजक याद करने हैं। दोनों व्यंजक याद करने की किसका है ये LCM और HCM कि किसका LCM है किसका HCM। तो वो कैसे याद करते हैं अपन तो पहले इसका HCM तो कितना है तो यानी इस आगे क्या है HCM तो कितना है इसका HCM बराबर यानी x माइनस 5 है और LCM कितने x की पावर 3 माइनस 19 x
माइनस 30, ये आपको दे दिया। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि जैसे अपन इनका बार अपन निकाले थे, जैसे यहाँ वो क्या है HCF है वो आ रहा है, तो वैसे यहाँ इन दोनों का जैसे निकाल वो आया, वैसे आपको यहाँ वो उत्तर तो निकाल दिए, लेकिन किन व्यंजन आए जैसे ऐसे व्यंजन आपको प्राप्त करने। अतः दो व्यंजन, अतः आपको पूछा रहा है कि ये किन व्यंजनों का HCF और LCM है, वो दोनों निकाल। अब वो कैसे निकालोगे, तो पहले आपको इसका गुणनखंड करना होगा। अब ये गुणनखंड आपने 9th क्लास में करके आए थे शेष और प्रमेय से, शेष और प्रमेय था, उससे पर अक्षी पावर 3 वाला करते थे, या तो तीन तरीके से, दो तरीके से था, या तो अक्षी पावर 3 माइनस y की पावर 3, या अक्षी पावर 3 प्लस y की पावर 3 से, या तो घनवाला था तो घनवाला में दो संख्या होती है, अगर दो के अलावा कोई संख्या हो जाती है तो वो कौन से होता था, शेष और प्रमेय से अपन उसके गुणनखंड करते थे। और वो कैसे करते थे कि पहले अपन यहाँ इसमें चर के स्थान पर ऐसा मान रखते थे जिससे इसमें पूरा चर का मान 0 आ जाए। तो यहाँ जैसे आप चर का मान रखोगे, अर्थात जो कि बहुपद है, जैसे अपन इस बहुपद के क्या करेंगे, बहुपद क्या है अक्षी पावर 3 माइनस 19 अक्षी माइनस 30 के गुणनखंड करें, क्या करें, गुणनखंड। अब इसमें जो यहाँ चरपद के स्थान पर अपन मान रखेंगे, पहले जैसे 1 रख लिया तो 1 की पावर 3 माइनस 19 इंटू 1 माइनस 3, अब बाद में ये 19 माइनस 30। अब यहाँ जैसे मान लिया ये कितने 49 हो गए, तो 49 तो माइनस क्या है, किसका है, प्लस का है, तो है ना 28 माइनस का है, तो 0 नहीं हुआ इसका, तो मान यहाँ क्या है माइनस का 28 है, यहाँ ना क्या है 0 आना है। तो ऐसे वाला अपने 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे अपन, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 38 होगा, तो ये तो बड़ा ही माइनस का, यहाँ इसमें कम हो गए 8 प्लस वाले, ये 60 बच गए। तो आपकी बात माइनस 2 रख देते हैं अपन, माइनस 2 रख देते हैं तो माइनस के 8 हो गए, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 38, और ये है अब यहाँ ये आ रहा है प्लस के कितने हैं 38 है, माइनस के कितने हैं 38 है, क्या आ गया 0 आ गया। तो इस प्रकार से कौन से मान, प्लस के 1 2 3 माइनस के 1 2 3, वो आपको 9th क्लास बताया था आपको गुणनखंड करने के लिए, या तो प्लस के 1 2 3 रखो या माइनस के 1 2 3 रखो, उन 6 मानों में से इसका कोई भी मान करने से क्या होता है 0 हो जाता है, क्या होता है 0 हो जाता है। अब वही बात यहाँ पर लिखेंगे कि अक्ष बराबर -2 रखने पर व्यंजक का या बहुपद का व्यंजक का मान 0 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः अब ये पीछे आएगा प्लस हो जाएगा, ये अक्ष प्लस 2 का इस व्यंजक में भाग देने पर बहुपद का शेषफल 0 प्राप्त होगा, या शेषफल कैसे लिखोगे, भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब वो इसका इसमें भाग दे दो, और भाग पर जो आता है उसकी गुणनखंड हो जाएगी। तो आप ये क्या करोगे, अक्ष प्लस 2 का इसमें भाग दोगे, किसमें अक्षी पावर 3 माइनस 19 अक्षी माइनस 30, पहले इसका इसमें भाग दिया, आखिर में आ गया स्क्वायर भाग, अक्ष स्क्वायर से गुणा करो तो क्या आ जाएगा अक्षी पावर 3 बाद में प्लस के 2 अक्ष स्क्वायर, आप घटाओगे ये माइनस ये भी माइनस, ये तो हट जाएगा। अब ये इसमें से घटेगा नहीं क्योंकि ये समान पद नहीं है, वो अक्ष का पद है, ये अक्ष स्क्वायर का पद है, तो माइनस के 2 अक्ष स्क्वायर माइनस 19 अक्ष माइनस 30, अब वो इसका इसे मार दोगे फिर आ जाएगा -2 अक्ष बार, अब इसको इससे गुणा करोगे तो -2 अक्ष स्क्वायर, अब यहाँ माइनस के 4 अक्ष, आप घटाओगे ये प्लस का ये भी प्लस का, ये तो 0 हो जाएगा। अब 19 को प्लस के 4 कम हो जाएंगे, माइनस के 15 माइनस 30, अब वही इसका इसमें भाग दो फिर आ जाएगा 15 बार, अब 15 को इसमें भाग दोगे माइनस के 15 और माइनस के 30, और घटाओगे ये प्लस का हो जाएगा ये प्लस का, ये 15 से 15 हो गया 0,
जीरो आएगा। अर्थात जैसे आप लेते हो ना उसका भाग उसमें क्या आएगा, जीरो आएगा। अब वही आप ध्यान दोगे x की पावर 3 माइनस 19 x से माइनस के 30 के गुणनखंड, वो क्या हो गया, एक तो जो आप भाग दिया वो, दूसरा जो भाग पर आया वो x स्क्वायर माइनस का 2x से माइनस के पद, ये हो गए। क्यों गए गुणनखंड? अरे जब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस यही तो रहेगा, क्योंकि ये तो दे दो आप जैसे 15 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया 5 बार, तो क्या जाएगा 15 बराबर 3 गुणा 5, अर्थात भाज्य गुणा भागफल। तो ऐसे अपन इसका तो भाग दिया है, ये भागफल है, तो इसके दोनों गुणनखंड। अब इसका और त्रिपद व्यंजक से कर लोगे, कैसे करोगे, त्रिपद व्यंजक से और कर लोगे, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 2, अब यहाँ क्या होगा, यानी x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस 15, यहाँ इसके टुकड़े करेंगे तो माइनस के और प्लस का हो जाएगा। वो आ गया बेटो x प्लस 2, अब यहाँ कॉमन आ गया x, तो x माइनस का 5, यहाँ कॉमन आ गया 3, तो x माइनस का 5, अब और कॉमन क्या आएगा, यानी x माइनस 5, तो यहाँ कितना आ गया x बार, यहाँ कितना आ गया 3 बार, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और ये किससे कहे हमारे, शेषफल प्रमेय के आधार से कहते हैं, जो अपन 9th में भी कर चुके हैं, 9th में भी अपन ये शेषफल प्रमेय से गुणनखंड किए। अब इसके बाद में आपको आगे करना होगा, अब आगे क्या करोगे कि आप वो लिखोगे कि जो भी आपने यहाँ पर आपके इसके यानी दोनों जो आप संबंध है वो संबंध लिखोगे, संबंध में क्या है, दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम। तो आप यहाँ जैसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप इस यहाँ कि दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर, दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम गुणा एलसीएम। अब एलसीएम को कौन सा आया, तो एलसीएम जो हमारे पास ये था, इसके गुणनखंड अपन ये किए, वो लिखोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ x प्लस 2 फिर x माइनस 5 और फिर x प्लस 3। अब एलसीएम, एलसीएम देखो क्या था, x माइनस 5, x माइनस 5। अरे यहां से क्या करोगे, इनको अलग से गुणा कर लोगे, इसको अलग से, क्यों कि जो x यानी जो एचसीएफ आ रहा है वो x माइनस 5 है, तो वो दोनों में होना चाहिए, वो दोनों में, अर्थात जो पहला, अर्थात यहां जैसे लिखोगे प्रथम व्यंजक, प्रथम व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक। अब उसमें यहां पे क्या करोगे, x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 और दूसरे में क्या करोगे गुणा x प्लस 3 x माइनस 5, ये हो जाएगा। अब इनका गुणनफल कर दोगे, तो ये तो जो गुणनफल आएगा वो पहला व्यंजक आ जाएगा, इनका जो गुणा करोगे वो दूसरा व्यंजक आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जब आपको एलसीएम और क्या दिया जाए, एलसीएम दिया जाए, तो उससे आप वापस अपन दोनों व्यंजक लिख लेंगे।